अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू असा मेडिकोस। आज आप लोगों का मेन टॉपिक हम डिस्कस करेंगे कम्युनिटी मेडिसिन में ब्लॉक 9 में मैक्सिमम स्टूडेंट्स को जो प्रॉब्लम आती है वो 2x2 का टेबल बनाने में आती है। ठीक है, वाइवा में तो वो पूछ लेते हैं आपसे को हार्ट स्टडी, क्रॉस सेक्शनल स्टडी, एनालिटिकल स्टडी आप लोग वाइवा में सुनाते हो, ये उसके स्टेप्स हैं, ये उसका प्रोसीजर है। लेकिन जो आपको प्रॉफ में आपका यूक्यू आता है 2x2 का टेबल बनाना, कैलकुलेशन करना, यहाँ से वो मार खा जाते हैं। ठीक है, ये आपने लाजमी ध्यान से सुनना है। ठीक है, आपको पेपर में एक सिनेरियो आएगा, सबसे पहले आपने उसको आइडेंटिफाई करना है कि ये को हार्ट स्टडी का है या ये केस कंट्रोल स्टडी का सिनेरियो है। ठीक है, उसका 1 मार्क्स होगा। कुछ में तो उन्होंने डायरेक्ट बताया होता कि ये को हार्ट स्टडी है, इन द स्टडी ऑफ को हार्ट स्टडी, जैसे यहाँ पे है। ठीक है, और कुछ में जो है ना वो आपने बताना है कि ये कौन सी स्टडी है, केस कंट्रोल और को हार्ट। ओके, अच्छा 2x2 का टेबल आप लोगों ने 2x2 का मतलब क्या है, 2 रोज़ 2 कॉलम, जैसे मैंने इसमें बनाया है। ठीक है, इसमें आपको डायरेक्ट नंबर अगर कुछ भी नहीं आता तो इस तरह से मिल जाएंगे। देखो, आपने डिजीज़ नॉन डिजीज़ सब ऊपर लिखना है और यहाँ पे आपने जो है ना वो एक्सपोज नॉन एक्सपोज लिखना है, ये लाजमी लिखना है। ABCD इसको आप पार्टीशन कर लें। ठीक है, ये भी ज़रूरी है, ABCD, और टोटल आपने यहाँ पे लिख लेना है या यहाँ पे लिख लेना है, ये आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, अब आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, अब मेरी बात गौर से सुनना बच्चों को। हार्ट स्टडी जो है ना वो सीधी सीधी स्टडी है। किस तरह से कि सिनेरियो में उन्होंने बताया होगा कि इतने 75 जो पर्सन थे वो स्मोकर्स थे और जो 95 हैं वो नॉन स्मोकर्स हैं। उन स्मोकर्स में से इतनों को लंग डिजीज़ हो गई है और उन 95 नॉन स्मोकर्स में इतने लोगों को लंग डिजीज़ हो गया। समझ आ गई? लाइक वो बताएंगे एक्सपोज नॉन एक्सपोज, स्मोकर नॉन स्मोकर बता के फिर लंग डिजीज़, उनमें से बताएंगे कितनों को लंग डिजीज़ है नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। लेकिन जो आपकी केस कंट्रोल स्टडी है मेरे बच्चों, उसमें आपने बिल्कुल पीछे जाना है। किस तरह से कि आप लोगों को सबसे पहले उन्होंने डिजीज़ के इतने लोगों में डिजीज़ है, डिजीज़ के बाद आपने उसके पीछे में जाना है उसमें से कितने लोग स्मोकिंग करते थे और कितने नहीं करते थे। सिंपल, जितना इसको रखेंगे उतना ईजी रहेगा। ओके, ये केस कंट्रोल बिल्कुल रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी है। इतने लोगों को 100 लोगों को डिजीज़ थे और फिर वो आ गया आपको सिनेरियो में, उसमें से इतने स्मोकिंग करते थे और इतने नहीं स्मोकिंग करते थे। ओके, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आपका कोई सिनेरियो लेके चलते हैं। हाँ, और को हार्ट स्टडी जो है ना आपकी वो इंसिडेंस रेट को भी बताती है और आप लोगों के रिलेटिव रेट को भी बताती है, इंसिडेंस को भी बताती है। लेकिन केस कंट्रोल स्टडी जो कि रेट्रोस्पेक्टिव है वो नहीं बताती है आप लोगों की ना इंसिडेंस को। ओके ओके, कोई हम सिनेरियो ले लेते हैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। नहीं नज़र आ रहा, जैसे ये है, आ रिसर्च स्टडी वॉज कंडक्टेड। देखो, टोटल पॉपुलेशन उन्होंने दिया 3000 में। ठीक है, अबव द 40 ईयर्स टू नो। अच्छा, ये देखना को हार्ट स्टडी में हम एक पॉपुलेशन को ओवर द टाइम बार बार उसको देख रहे होते हैं। ठीक है, ओके, आगे है। ठीक है, 40 ईयर्स टू नो द इफेक्ट ऑफ ओबेसिटी। अब ओबेसिटी का देखो, ये रिस्क फैक्टर है और डिजीज़ क्या है, डायबिटीज़। ठीक है, ये थोड़ा और क्लियर कर देती हूँ। देर आर 200 ओबीज इन द कम्युनिटी। टोटल कम्युनिटी थी 300 की, साफ पता लग गया कि उसमें से जो 200 है ना, टोटल जो थे ना वो 3000 है। हाँ, और उसमें 200 जो थे ना वो ओबीज थे। ओके, उसके बाद 10 ईयर्स के बाद आपने देखा कि जो ओबीज में से भी जो 40 हैं उनको डायबिटीज़ हुई है और नॉन ओबीज में 56 हैं जिनको डायबिटीज़ हुई है। अगर आप इसको समझें, तो टोटल आपने यहाँ पे लिख लिया एक्सपोज्ड स्मोकिंग में 200। ठीक है, टोटल थी 3000, उसमें से ओबीज एक्सपोज मतलब इतने ओबीज थे, नॉन ओबीज सॉरी नॉन एक्सपोज मतलब नॉन ओबीज। अच्छा, 3000 टोटल थे, उसमें से ओबीज एक्सपोज में आपने बता दिया टोटल 200 को है। ठीक है, उसके बाद कितने बचे, 2800। 3000 में से अगर 200 ओबीज हैं तो ये आप लोगों ने खुद कैलकुलेट करना है। ठीक है जी। अच्छा, अब आप क्या लिखेंगे कि कितने ओबीज थे और उनको डायबिटीज़ हो गई। ठीक है, यहाँ से देखो कितने ओबीज थे, उन्होंने सिंपल लिख दिया हुआ है कि उन 200 में से 40 ओबीज थे जिनको 40 एक्सपोज थे। ठीक है, और कितने नॉन एक्सपोज थे, देखो जिनको ओबीज नहीं है जो, वो 56 हैं, वो आपने यहाँ लिख लिया नॉन एक्सपोज के अंदर। ठीक है जी, ऐसे। अब इसको आपने कंप्लीट करना है। देखो ना, ओबीज में से 40 डायबिटीज़ 200 को है, उसमें से 40 ओबीज हैं, बाकी कितने बचे आप लोगों के पास, 160। ठीक है, नॉन एक्सपोज में देखो 56 ये हैं आपके पास, और तो 2800 में से आपने माइनस कर देना है 56 को। 2744। ओके, ये यहाँ आपने लिख लिया।
ठीक है। ये आपने टेबल बनाया अपने इस साइनेरियो का, एक दफ़ा साइनेरियो भी देख लें, और ये टेबल बना आपका। ठीक है, ये टेबल जब आपका बन जाएगा ना, सिंपल आगे आपने बतानी है इंसिडेंस। ओके, अब आप लोग ये ना कोहार्ट स्टडी का साइनेरियो है, पता लग गया ना, उन्होंने सीधा सीधा आप लोगों को बताया हुआ है कि इतने एक्सपोज थे, इतने नॉन एक्सपोज इनको हो गई डिजीज़। ओके, अब आप कोहार्ट स्टडी में सबसे पहले इंसिडेंस फाइंड करते हैं। इंसिडेंस मतलब आप इसको रिस्क भी कह सकते हो। इंसिडेंस कैसे फाइंड होता है, बिल्कुल जो है ना स्ट्रेट चलना है। ये है ना 40, इसको आपने इसके साथ इन टोटल के साथ ना डिवाइड कर देना होता है। लाइक इसको याद करने के लिए एक फार्मूला होता है A/A+B। ठीक है, इंसिडेंस ओके 40 को हो गई और टोटल थे हमारे पास 200, और इंसिडेंस को फाइंड करने के लिए आपने हमेशा 100 से मल्टीप्लाई करना होता है। डन। अच्छा, ये देख लो, ये हम एक्सपोज की बता रहे हैं ऊपर वाले की। ठीक है, और दिस इज़ 20% आ गया इंसिडेंस। किसकी इंसिडेंस आई है, ऑफ एक्सपोज्ड की आई है। अब नॉन एक्सपोज्ड की भी इसी तरह अगर आप लोग फाइंड कर दें, इंसिडेंस ऑफ नॉन एक्सपोज्ड कैसे करेंगे इसको, देखो इसको भी ऐसे ही हम करते हैं C, अगर आप फार्मूला याद करें C+D। ठीक है, किस तरह से कि जो हो गया और टोटल से बस आपने उसको डिवाइड करना होता है। 56 इन दोनों को ऐड करो तो यही बनता है ना। ठीक है, 56 डिवाइडेड बाय 2800। ठीक है, इसको आप यहाँ से कैलकुलेटर आपके पास होगा, साथ साथ आपने कैलकुलेट करते रहना है। 56 डिवाइडेड बाय 2800। ठीक है, 2% तक आता है। ओके, डन। नेक्स्ट आ गया आपका, ये आपके रिस्क आ गए। ठीक है, अब रिलेटिव रिस्क आप लोग कैसे फाइंड करते हो, एक चीज़ आपकी निकल आई। ठीक है, रिलेटिव रिस्क RR कैसे फाइंड करते हैं आप, इंसिडेंस ऑफ एक्सपोज्ड और इंसिडेंस ऑफ नॉन एक्सपोज्ड। ठीक है जी, एक्सपोज्ड की कितनी आई थी 20 और नॉन एक्सपोज्ड की कितनी आई थी 2, सो इट इज़ 10। ठीक है जी, रिलेटिव रिस्क आपका कोई आपने 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करना, कोई 100 से मल्टीप्लाई नहीं करना, सिंपल 10। फिर आपने इसकी इंटरप्रिटेशन कर देनी है। इंटरप्रिटेशन लाजमी, अगर नाम भी पूछें तो आप लोग कर लेना इंटरप्रिटेशन। ठीक है जी, क्या है इंटरप्रिटेशन आपकी, हाँ, कि 10 टाइम्स मोर रिस्क है ओबीज पीपल को टू डेवलप डायबिटीज़। ठीक है, ओके। इसके बाद आप इसको परसेंटेज में भी कर सकते हैं। सिंपल आप लोगों ने इंसिडेंस कैसे फाइंड करनी है, जो जितने उसमें से एक्सपोज्ड हैं टोटल से डिवाइड कर देना है। नॉन एक्सपोज में से भी इतने को डिजीज़ जिनको हो गई है उनको और टोटल से डिवाइड कर देना है। ठीक है, रिलेटिव रेट आप लोगों ने इंसिडेंस ऑफ एक्सपोज ओवर इंसिडेंस ऑफ नॉन एक्सपोज, इस तरह सीधा सीधा करते जाओगे, आसान लगता रहेगा। हाईली फार्मूलाज अलग से याद करोगे तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है जी, इंटरप्रिटेशन हमारी ये होगी। इसके बाद अगर मैं कहूँ कि इसको परसेंटेज में फाइंड करते हैं। ठीक है जी, तो परसेंटेज हम कैसे फाइंड करते हैं, परसेंटेज क्या हम जो अमाउंट है उसमें से अगर -1 कर दें डायरेक्ट कैलकुलेटर की, अगर नहीं ज़रूरत तो आ गया 9 इंटू 100 900। ठीक है, जो भी अमाउंट आएगी आपके पास रिलेटिव रिस्क की, उसमें से -1 कर दो और 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपकी परसेंटेज आ जाएगी। ठीक है जी, और ठीक है जी, ये मतलब 9% जो है, ओके 900% जो है वो आपकी पॉपुलेशन रिस्क पे आ। ठीक है जी, अगर नेक्स्ट सिनेरियो आप लोगों को आ जाता है कि एट्रीब्यूटेबल फ्रैक्शन बताएं, तो आप लोग कैसे बताते हो एट्रीब्यूटेबल फ्रैक्शन को। मैं तो सिंपल फार्मूला यूज़ करती हूँ। एक फार्मूला इसका ये होता है, इंसिडेंस नोट कर लें, इंसिडेंस ऑफ एक्सपोज्ड माइनस इंसिडेंस ओवर नॉन एक्सपोज्ड डिवाइडेड बाय इंसिडेंस ओवर एक्सपोज्ड। लिख देती हूँ, इंसिडेंस एक्सपोज की माइनस इंसिडेंस किसकी, नॉन एक्सपोज की, डिवाइड करना है हमने इंसिडेंस इसी की, एक्सपोज की। ठीक है जी, यहाँ से सीधा सीधा एक्सपोज में से ये नॉन एक्सपोज को माइनस करो, दोबारा इसी से डिवाइड कर लो। लेकिन मैं अपनी आसानी के लिए क्या करती हूँ, जो रिलेटिव रेट निकाला होता है ना, सिंपल ये वाला एक इसका फार्मूला एट्रीब्यूटेबल फ्रैक्शन का ये भी है कि रिलेटिव रेट में से मैं यही करती हूँ, -1 डिवाइडेड बाय रिलेटिव रेट। रिलेटिव रेट था हमारे पास 10 में से -1 डिवाइडेड बाय अगेन 10। ठीक है जी, 9/10 आ गया, तो इसको आप कर लें 90%, फ्रैक्शन है ना। ठीक है, 90% आपकी आ गई, ये नहीं आप लोगों ने भूलना। इस तरह आप लोगों का हो गया। और अगर आपसे साइनेरियो, इसमें आपने क्या पढ़ा, रिस्क पढ़ा, रिस्क को आप लोग इंसिडेंस भी कहते हैं। ठीक है जी, रिलेटिव रिस्क पढ़ा,
आप लोगों को इंटरप्रिटेशन करनी आ गई, उसको परसेंटेज में कैलकुलेट करना आ गया, आप लोगों को एट्रीब्यूटेबल फ्रैक्शन का भी पता लग गया, जो कि मैं यहाँ से ही रिलेटिव रिस्क जब मेरा आता है मैं फ़ौरन उसको -1 करके डिवाइड करके निकाल लेती हूँ एट्रीब्यूटेबल फ्रैक्शन। अच्छा, नेक्स्ट अगर आप लोगों से वो पूछ लें कि स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन क्या है, या हाली एसोसिएशन पूछ लें, तो आप लोग वैसे ये केस कंट्रोल स्टडी में ज़्यादा पूछते हैं, तो सिंपल आपने क्या करना होता है, क्रॉस, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना, बिल्कुल सिंपल। अगर वो पूछ लें तो इसको कहते हैं ऑड रेशो या एसोसिएशन ऑफ फ्रैक्शन, सॉरी स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन लिख देते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन। ओके, 40 को आप लोग मल्टीप्लाई कर ले 2744 से, और 56 को आप मल्टीप्लाई कर लो 160 से। ठीक है जी। नेक्स्ट ये आप लोगों का राउंड अबाउट आंसर आ जाता है, आप लोग खुद भी ज़रा कैलकुलेट कर लेना कि जो भी इसका आंसर है वो आपका जो है ना वो ऑड रेशियो होगी, समझ आ गई। लेट्स सपोज इसका आंसर आ जाता है जो भी आता है, ठीक है जी, 3800, इसको आप एक दफ़ा कैलकुलेट कर लेना। ओके, अब जो है ना एक क्वेश्चन आप लोगों को आता है रिस्क डिफरेंस, ठीक है, इसको आप लोग एट्रीब्यूटेबल रिस्क भी कहते हो, रिस्क, ठीक है। एट्रीब्यूटेबल जो फ्रैक्शन है ना उसका फार्मूला ये है, रिलेटिव रिस्क -1 डिवाइडेड बाय रिलेटिव रिस्क, यहाँ से आप लोग कर लिया करो, वरना एक ये भी है इसका, ठीक है जी। आगे ये देखो, जब ये रिस्क डिफरेंस की बात आएगी ना तो आपने इन दोनों को माइनस कर देना है, ठीक है जी। 20 - 2 = 18, ठीक है जी। इन दोनों को माइनस, इंसिडेंस ऑफ एक्सपोज माइनस इंसिडेंस ऑफ नॉन एक्सपोज, कितना आ गया 20 में से अगर आप निकाल लें 2 को तो आ जाता है 18% तक, ठीक है जी। ये एट्रीब्यूटेबल रिस्क भी आ गया। रिस्क डिफरेंस को क्या, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा उसी को हम रिस्क डिफरेंस कहते हैं, ठीक है जी। वो एट्रीब्यूटेबल रिस्क भी उसी को कहते हैं, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। लेकिन जो एट्रीब्यूटेबल फ्रैक्शन है वो आपने इस तरह निकालनी है। सो ये आप लोगों का डन है, ठीक है। और केस कंट्रोल स्टडी में भी मैं आपको इधर से ही बता देती हूँ, केस कंट्रोल स्टडी में सिर्फ आप लोगों को एक ये बनाना आना है, इसी तरह सिनेरियो होगा, ठीक है। और साथ में आपने केस कंट्रोल स्टडी में ना ये ऑड रेशो बतानी होती है, सिंपल इसको, क्योंकि ना इंसिडेंस मेजर हम करते हैं ना कुछ और मेजर करते हैं हम उसमें केस कंट्रोल में, कोहार्ट में हम इंसिडेंस बताते हैं, रिलेटिव रेट बताते हैं, ठीक है जी। ये केस कंट्रोल स्टडी, इसका एक सिनेरियो भी केस कंट्रोल स्टडी का हम कर लेते हैं आप लोगों की एक्सेल से। ओके, ठीक है। ये एक सिनेरियो है आप लोगों का जिसमें आपने 2x2 का चार्ट बनाना है, टेबल बनाना है, सॉरी चार्ट कह रही हूँ। सिनेरियो देख लो आप लोग, सबसे पहले क्या लिखोगे, डिजीज़, ठीक है, नॉन डिजीज़, एक्सपोज्ड, नॉन एक्सपोज्ड। मेरी राइटिंग जल्दी में गंदी आ रही है, आप लोग अच्छा बनाना वहाँ पे, ठीक है। इसका आपने एक टेबल बना लेना है, स्क्वायर में बनाना है, ठीक है। और इसको ऐसे डिवाइड कर देना है, ABCD लिख लेना है। अब देखो क्या लिखा हुआ है, अ ग्रुप ऑफ मेडिकल स्टूडेंट्स, इसको मैं थोड़ा करीब कर दूँ, आर इंटरेस्टेड टू डिटर्मिन अ रिलेशनशिप बिटवीन ओबेसिटी एंड हाइपरटेंशन, ठीक है। अच्छा, 50 हाइपरटेंसिव पेशेंट देख लो ज़रा, एंड 100 नॉन हाइपरटेंसिव पेशेंट्स, ठीक है। 20 इंडिविजुअल्स अमंग, ठीक है। टोटल देख लो 50 थे हाइपरटेंसिव और 100 जो हैं वो नॉन हाइपरटेंसिव हैं, ठीक है। अच्छा, अब जो 50 हाइपरटेंसिव हैं उसमें से 20 इंडिविजुअल्स जो है ना, ठीक है, अच्छा ठीक हो गया, 20 इंडिविजुअल्स को हाइपरटेंशन है और 10 को जो है ना वो ठीक है ओबीज़ हैं, ठीक है। ओबेसिटी जो है ना इनका एक्सपोज्ड फैक्टर है, ओबीज़, नॉन ओबीज़। अच्छा, किस तरह से करोगे कि देखो, दे फाउंड 20 इंडिविजुअल्स अमंग हाइपरटेंसिव, जितने थे 50 थे, उसमें से 20 जो है ना वो ओबीज़ हैं, 20 यहाँ लिख लिया, वो ओबीज़ हैं, ठीक है। और जो नॉन हाइपरटेंसिव उनमें से 10 ओबीज़ हैं, ओके। अब आप लोग देख लो,
कि यहाँ पे 50 में से 20 तो ओबीज़ हैं, बाकी कितने बचे 30, और 10 में से अगर ये 100 में से अगर 10 नॉन ओबीज़ हैं तो बाकी कितने बचे 90। ये आप लोगों ने खुद लिखना है और टोटल यहाँ पे लिखना है। ये 2/2 का बन गया आप लोगों का टेबल। नेक्स्ट आप लोग क्या करोगे, इसमें कोई इंसिडेंस फाइंड नहीं करनी, कुछ नहीं, ये बना के सिंपल वो इसके बाद पूछ लेते हैं कि ऑड रेशो भी आप बता दें। ठीक है, तो ऑड रेशो मैंने आपको सिंपल क्या बताई है, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, 20 को मल्टीप्लाई कर लें 90 से और 30 को मल्टीप्लाई कर लें 10 से। जो आपका आंसर आया यहाँ से काट लें। ठीक है, जो भी आपका आंसर आया वो यहाँ पे आपने लिख देना। दिस इज़ केस कंट्रोल स्टडी। ठीक है, ऑड रेशो, इसको हम स्ट्रेंथ भी कहते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन। ओके, अच्छा, पता कैसे चला आप लोगों को कि ये एक केस कंट्रोल स्टडी है? क्योंकि उन्होंने पहले बता दिया कि एक पॉपुलेशन है। देखो, एक पॉपुलेशन को एक टाइम ऑब्जर्व हो रहा है तो केस कंट्रोल स्टडी है। एक पॉपुलेशन को 10 साल बाद, 2 साल बाद, 1 साल बाद बार बार फॉलो अप ओवर द टाइम आप एग्जामिन करो तो पता चल जाएगा को हार्ड स्टडी है। देखो, एक वक्त में ही उनको एग्जामिन किया एक पॉपुलेशन को, उसमें से भी देखो पहले उन्होंने बता दिया इतने हाइपरटेंशन है, बाद में उन्होंने बताया, देखो ऑन डाटा एनालिसिस, बाद में बताया कि उसमें से इतने एक्सपोज थे, इतने ओबीज थे और इतने नॉन ओबीज थे। समझ आ गई? ये देखो, ये एक रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी है। क्वेश्चन क्या है कि स्टडी डिज़ाइन बताया, आपने बताना दिस इज अ केस कंट्रोल स्टडी, 1 मार्क्स। ठीक है, मे का 2/2 टेबल आपने बना लिया। कैलकुलेट स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन विच इज़ ऑड रेशो, जो कि आपने कैलकुलेट कर ली। ओके, थैंक यू सो मच। अगर समझ आ गई, जिनको समझ नहीं आई है वो ज़रा वीडियो को दोबारा और ज़रा गौर से सुने। बाकी आप लोग जितने ये वाले सॉल्व करेंगे इसमें यही है जो मैंने बता दिया, भूलना नहीं है। बस आप लोगों ने इंटरप्रिटेशन को, परसेंटेज को, ठीक है जी, इंटरप्रिटेशन यही होती है कि आपने बताना कि ये जी 10 टाइम्स मोर रिस्क है ओबीस, जो भी है एक्सपोज्ड का टू डेवलप अ डिजीज़, ये आपने लिखना है। ठीक है जी, परसेंटेज में आपने बताया इतने परसेंट जो है ना इनके अंदर चांसेस ज़्यादा हैं, इतने गुना ये चांसेस ज़्यादा हैं। ओके, अच्छा, जो ऑड रेशो होती है ना वो ये होती है ना, ये केस कंट्रोल स्टडी ना हमारी इंसिडेंस फाइंड कर सकती है, तो ये एक चांस है लाइक कि हम ये तो नहीं देख सकते इतने लोगों में, हम केस कंट्रोल स्टडी में यही बताते हैं कि इतने लोगों में से 100 में से इतने एक्सपोज थे, इतने स्मोकिंग करते थे और इतने नहीं स्मोकिंग करते थे। ठीक है, जिनको टोटल एक लंग डिजीज़ थी। और इसमें हम ये बता सकते चांस, इंसिडेंस नहीं बता सकते कि ये हुआ कैसे, क्योंकि डायरेक्ट ये डिजीज़ का ही बताया इतने लोग डिजीज्ड हैं और पीछे जा रहा है कि उसमें से इतने ये थे, इतने ये थे। क्लू आपको एंड पे ये भी दे दूँ कि अगर टोटल अमाउंट पॉपुलेशन की ज़्यादा है और एक्सपोज्ड कम है तो हमेशा केस कंट्रोल स्टडी है। ठीक है, उसमें से ही एक डिजीज़ दी होगी बड़ी सी कि ये एक लंग डिजीज़ है। ठीक है, उसमें देख सिनेरियो में एक डिजीज़ को 2 में डिवाइड किया होगा, उसमें से एक्सपोज्ड का भी बताया होगा और नॉन एक्सपोज्ड का भी बताया होगा। ठीक है, तो आप लोग कहोगे कि ये एक केस कंट्रोल स्टडी है, 2 में डिवाइड किया होगा। ओके, थैंक यू सो मच। किसी के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो वीडियोस बनाए और आप लोगों की सबकी हेल्प करे। सो आप लोग जो है वो दुआओं में याद रखें और दूसरों के साथ भी, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। तरतीब से चलोगे तो फिर कुछ नहीं भूलेगा, फिर तो आप आराम से निकालते जाओगे। फार्मूलाज देख लो किस किस तरह से निकाला। ये मैंने इसका फार्मूला लिख दिया। रिलेटिव रिस्क का ये है इंसिडेंस ऑफ एक्सपोज्ड ओवर इंसिडेंस ऑफ नॉन एक्सपोज्ड, डिवाइड करना होता है हमेशा, जो 2 वैल्यूज़ आई उनको आप डिवाइड कर दो। ओके, और उसकी भी अगर आपने परसेंटेज निकालनी है तो -1 करके आप 100 से मल्टीप्लाई कर लो। ओके, एट्रीब्यूटेबल जो फ्रैक्शन है उसकी क्या है, एक ये फार्मूला है, लेकिन मैं रिलेटिव रिस्क -1 ओवर रिलेटिव रिस्क कर लेती हूँ। ठीक है, रिलेटिव रिस्क मेरे पास 10 आया। ठीक है, 10 में से -1 डिवाइडेड बाई 10, 9/10, ये ज़रा आसान हो जाए तो ये 90%। ठीक है जी, मतलब 90% जो है ना वो एडिशनल केसेस हैं। ठीक है, और भी हो सकता है। ओके, और नंबर जो आता है ना ये ऑड रेशो बताती है कि कितने गुना है डिजीज़ के चांसेस हैं, जो भी है यहाँ पे लेट्स सपोज 30 आ जाता है तो आपने बताया 30 टाइम्स मोर रिस्क है इसके ओबीज़ का कि वो डेवलप करे हाइपरटेंशन को। ओके, चलो, अल्लाह हाफिज़।